नमस्कार। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अगर कोई अपने नाम को हिंदी के साथ उर्दू में भी लिख ले तो अंधभक्तों के पेट में दर्द होने लगता है, उसको मुसलमान घोषित करने लगते हैं। हालांकि अंग्रेज़ी में नाम लिखे जाने से उनको कोई समस्या नहीं होती, अंग्रेज़ी में लिखने से कोई ईसाई नहीं हो जाता, लेकिन उर्दू का नाम सुनते ही उनके भीतर का शैतान जाग जाता है। चलिए आपको एक शेर सुनाते हैं, शायद आपने सुना भी हो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। जानते हैं किसकी लिखी पंक्तियां हैं ये? कबीर की। स्कूल में कबीर के दोहे याद करते हुए आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि कबीर ने कभी इस भाषा में भी लिखा है। आज जिस तरह से हिंदी उर्दू के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश होती रहती है और भाषा का शुद्धिकरण करने की कोशिश होती रहती है, उसे देखते हुए लगता है कि अगर कबीर आज के ज़माने में होते तो ये गज़ल लिखने के लिए, जी हाँ गज़ल, इसे लिखने के लिए कबीर भक्तों की खूब गालियाँ खाते। ट्रोल्स उन्हें बेहिचक एंटी नेशनल, कांग्रेसी, वामपंथी, मुल्ला, न जाने क्या क्या कहते। अच्छा है कि कोई टाइम मशीन नहीं बनी अभी, वरना संघी उसमें सवार होकर भक्ति काल में जाते और कबीर को शुद्ध हिंदी भाषा सिखाते। दो पंक्तियां, दो लफ्ज हिंदी में ठीक नहीं लिख सकते ये भक्त, लेकिन वो मुझे भी हिंदी सिखाने आ सकते हैं। वो भक्ति काल था, ये अंधभक्ति काल है। अब सोचिए ज़रा, आप सुबह तैयार होते हैं तो अलमारी से कमीज़ निकालते हैं, पैंट के साथ पहनते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और अखबार पढ़ते हुए गर्म चाय पीते हैं। फिर खाने का डब्बा उठाकर बीवी पर रौब झाड़कर कि कमाने जा रहा हूँ दफ्तर चल देते हैं। ये पूरा वाक्य हिंदी में है। इसमें अलमारी पुर्तगाली, कमीज़ पुर्तगाली, पैंट अंग्रेज़ी, कुर्सी अरबी, अखबार अरबी, गर्म फारसी, चाय चीनी, डब्बा देशज हिंदी, बीवी फारसी, रौब अरबी, कमाना हिंदी, दफ्तर फारसी है। फारसी मूल से आए शब्द हैं। अब सोचिए चाय चीन की है, भारत में अंग्रेज चाय को लेकर आए। चाहे तो चीन से बदला लेने के लिए भक्त आज से चाय को दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहना शुरू कर सकते हैं। ऐसी नकली हिंदी नकली लोगों को मुबारक, जिन्हें ये जानकर सदमा लग सकता है कि हिंदू खुद एक हिंदी शब्द नहीं है। उस अर्थ में तो बिल्कुल नहीं जिस अर्थ में ये आज इस्तेमाल होने लगा है। हिंदी हिंदू की भाषा है और उर्दू मुसलमान की भाषा है। ये झगड़ा आज का नहीं है, संघियों के पुरखों का लगाया हुआ है। भाषा के शुद्धिकरण का एक बहुत शुरुआती उदाहरण विनायक दामोदर सावरकर के यहाँ मिलता है। उन्होंने मराठी से उर्दू शब्दों को निकालने का अभियान शुरू किया था। अब करते भी तो क्या, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद काम खत्म हो गया था उनका, तो अंग्रेज़ों ने भी दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका और अपनी पार्टी में भी कोई नहीं पूछ रहा था, तो यही काम शुरू कर दिया। असल में महाराष्ट्र का मुगलों और मुस्लिम शासकों से लंबा संपर्क रहा, तो उसमें उर्दू और फारसी के ढेरों शब्द रोज़मर्रा की भाषा में शामिल हो गए। खुद पेशवा फारसी शब्द है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री के अर्थ में सबसे पहले छत्रपति शिवाजी के पोते ने अपने प्रधानमंत्री के लिए किया। तो सावरकर ने भाषा के शुद्धिकरण को हिंदुत्व के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। लेकिन ठीक इसी समय सोचिए गांधी क्या कर रहे थे। वे लगातार हिंदुस्तानी की वकालत कर रहे थे। दक्षिण तक हिंदी को ले जाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभाएं बनाई। खुद गुजराती होते हुए हिंदी, मराठी, उर्दू, फारसी, तमिल सहित कई भाषाएं सीखी। जब गोडसे ने उनकी हत्या की तब भी वो बांग्ला सीख रहे थे। कोलकाता में उनका बांग्ला में लिखा वाक्य मेरा जीवन ही मेरा संदेश है अब स्मारक की तरह सहेज लिया गया है। गांधी जानते थे कि भारत जैसे देश में भाषा की गुंडागर्दी नहीं चल सकती। सारी भाषाओं को सम्मान देना होगा। हिंदुस्तानी को कई बार परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे वह भाषा बताया था जिसे रोज़मर्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ उर्दू ही नहीं
स्थानीय भाषाओं और बोलियों के शब्द भी शामिल थे। सावरकर और हिंदुत्व के दूसरे वकीलों ने हिंदुस्तानी को लेकर निंदा अभियान चलाया। यहाँ तक कि गोडसे ने गांधी की हत्या के जो कारण गिनाए उनमें एक हिंदुस्तानी भाषा का मामला भी शामिल था। मजेदार ये है कि गोडसे ने अपना खुद का बयान अंग्रेजी में दिया था। हिंदी किसकी भाषा है? हिंदी कबीर की भाषा है, रहीम की भाषा है, अमीर खुसरो की भाषा है, मीरा की भाषा है, सूरदास, तुलसीदास और जायसी की भाषा है, प्रेमचंद की भाषा है, गांधी की भाषा है, मेरी और आपकी, हर आम उत्तर भारतीय की वह भाषा है जिसमें तमाम देशी विदेशी शब्दों की आवाजाही बड़े प्यार से होती है, जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों के बीच दुश्मनी नहीं, बहनापे का भाव है। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदी प्राचीन भाषा है? तो जवाब ये है कि ना हिंदी कोई प्राचीन भाषा है, ना उर्दू। चूंकि मैं हिंदी विषय ही पढ़ाती हूँ कॉलेज में, तो थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ। सबसे पहले हिंदी या हिंदवी का उल्लेख अमीर खुसरो के संदर्भ में मिलता है। ये इतिहास का ही न्याय होगा कि आज जिस हिंदी को हिंदू की भाषा कहकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस हिंदी का पहला कवि एक मुसलमान अमीर खुसरो है, जिसे अपनी पूरी शिक्षा के दौरान हमने कभी मुसलमान कवि की तरह नहीं पढ़ा, हिंदी कवि की तरह पढ़ा। काहे को ब्याही विदेश बाबुल मोरे, याद होगा आपको ये बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला दर्द भरा गीत अमीर खुसरो का ही रचा हुआ है। या फिर अमीर खुसरो की लिखी हुई पहेलियां, एक थाल मोती से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, सब जगह वह थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे, बोलो क्या। या अमीर खुसरो के ही होली के गीत, आज रंग है री माए आज रंग है, मेरे महबूब के घर आज रंग है। या छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के। या एरी सखी मोरे पिया घर आए। या बहुत कठिन है डगरपन घट की। ये वही हिंदी है जिसे शान से हम अपनी हिंदी कहते हैं। ये अमीर खुसरो की हिंदी है, हिंदवी है। अमीर खुसरो फारसी, तुर्की, अरबी के प्रकांड पंडित थे और खड़ी बोली उन्हें विरासत में मिली थी। पिता का रिश्ता तुर्की से था, लेकिन उनकी माँ हिंदुस्तानी थी। खुद खुसरो अपनी मातृभाषा हिंदी बताते हैं। घूम घूम कर उन्होंने भारत में बोली जाने वाली कई भाषाओं की जानकारी ली थी और इस भाषा सर्वे को नूर सिपह नाम की किताब में दर्ज किया था। सोचिए, इतनी सारी भाषाओं का विद्वान, प्रकांड विद्वान जब साहित्य लिखने लगा, उसने इतनी आम बोली जिसे कभी कविता कहानी लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ आम बोलचाल की भाषा थी वो, ऐसी भाषा को उसने क्यों अपनाया होगा? जिसे खुसरो ने अपनी मातृभाषा हिंदी या हिंदवी कहा है, वह भाषा या हिंदुस्तानी असल में वही भाषा है जो आम बोलचाल की भाषा रही उस समय। सबसे मजेदार यह है कि आम बोलचाल में इस्तेमाल हो रही इस भाषा के पास कोई नाम ही नहीं था। अमीर खुसरो ने पहली बार इसे नाम दिया हिंदवी। इस आम बोली के लिए अमीर खुसरो ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वालों ने एक नए ढंग की फारसी चलाई है जिसमें अलंकार आदि इस प्रकार आते हैं जैसे चीनी की चाशनी में पानी मिला दिया गया हो। अब आप सोचिए, पानी मिला देना तो एक ऐसा मुहावरा है जिसको सुनकर लगता है कि कुछ मिलावट कर दी गई, कुछ हल्कापन ला दिया गया। लेकिन फिर सोचकर देखिए कि चाशनी क्या कोई यूं ही पी सकता है? जब तक कि उसमें पानी ना मिले वो शरबत कैसे बने? तब तक इंसान उसको कैसे पिए? तो शरबत जैसी भाषा, शरबत जैसी मिठास हो जिसमें, ऐसी फारसी हिंदुस्तान वालों ने बनाई है जिसका नाम उन्होंने हिंदवी दिया। और ये भी कहा कि मावरा अल नहर और खुरासान के लोग इस चाशनी के रस से वंचित हैं। फारसी में शानदार कविता कहकर अपना नाम विद्वानों में दर्ज करने से बड़ा सुख था माँ बोली में बात कहने का सुख और उसके जरिए एक बड़े जन समुदाय से जुड़ने का सुख। इसलिए पिता की तुर्की या अरबी फारसी की जगह उस समय की आम बोलचाल की भाषा को ही लिखने की भाषा बना डाला अमीर खुसरो ने और उसे एक नाम भी दे दिया। अफसोस यही कि इस हिंदवी को आज की हिंदी बनने के लिए उसके बाद बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। ये वाक्य संरचना, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, इस भाषा को आम बोलचाल में ही इस्तेमाल किया जाता रहा। इसे साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस्तेमाल तो किया, लेकिन सिर्फ प्रोज के लिए, गद्य के लिए। कविता लिखना वो इसमें असंभव मानते थे। उर्दू इसी हिंदी की छोटी बहन है।
असल में हिंदी और उर्दू कोई अपरिचित भाषाओं की तरह विकसित नहीं होती। हिंदी और उर्दू एक ही रहे जब तक कि उन्हें जबरन अलग नहीं कर दिया गया। ये सुनकर चौंकेगा मत कि देश का बंटवारा करने से पहले अंग्रेजों ने हमारी भाषा का बंटवारा कर दिया था। ये एक ही भाषा थी जिसमें हैदराबाद के शायर शायरी लिखने की कोशिश कर रहे थे। उर्दू नाम के साथ उर्दू भी विकसित नहीं होती है, बल्कि जिस भाषा को आज हम उर्दू कहते हैं, पुराने ज़माने में उसी भाषा को हिंदवी, हिंदी, दहलवी, गुजरी, दक्कनी और फिर रेख्ता कहा गया। बोलचाल की हमारी इस भाषा के लिए 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए एडवर्ड टेरी ने इंदोस्तान भाषा लिखा, जिसमें अरबी फारसी का बाहुल्य हो, लेकिन जिसकी लेखन शैली अरबी फारसी से अलग हो। तो फिर क्या है उर्दू का मतलब? हिंदी ए अहले उर्दू ए हिंद में उर्दू शब्द का इस्तेमाल भाषा के लिए नहीं, शाहजहांबाद के लिए हुआ है। तुर्कों के साथ ये शब्द भारत आया, जिसका शाब्दिक अर्थ था सैन्य शिविर, छावनी, कैंटोनमेंट, और शाहजहां ने लाल किला बनवाया। यहाँ पर भी शाही सैन्य शिविर था, यानी उर्दू था, कैंटोनमेंट। इसी उर्दू की भाषा थी हिंदी। उर्दू शब्द का इस्तेमाल भाषा के अर्थ में नहीं, जगह के अर्थ में होता था। शाह आलम द्वितीय के समय हिंदी को ही ज़बान उर्दू ए मुअल्ला कहा गया। धीरे धीरे ये नाम घटकर ज़बान उर्दू रह गया और अंततः सिर्फ उर्दू। ऐसे ही चलती है भाषा कठिन से सरल की ओर। हो सकता है कि आम जन की ये जो भाषा थी, जिसे हिंदवी, दक्कनी या दहलवी कहा जा रहा था, आगे चलकर इसका एक ही नाम उर्दू तय हो जाता, फिक्स हो जाता। ये भी हो सकता है कि इन तमाम भाषाओं के लिए सिर्फ एक शब्द हिंदी नाम तय हो जाता, या ये सारे नाम प्रचलित होते एक साथ ही। वैसे भी वाणी तो कोस कोस पर बदलती है ना। लेकिन बीच में आ गए अंग्रेज, और अंग्रेज़ों को तो डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी थी। भाषा के सहारे हिंदू और मुसलमान को बांटना था। ये उनकी शासकीय संरचना का, उनके गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कपड़ों से तो वो पहचान नहीं पा रहे थे कि दफ्तर में काम करने वाला बाबू हिंदू है या मुसलमान है, तो उन्हें भाषा से हिंदू मुसलमान को अलग अलग पहचानना था। ऐसे में हिंदी से हिंदू को जोड़ना आसान था और उर्दू शब्द के इस्तेमाल से तुर्की संबंध समझना आसान था। तो दो जुड़वा बहनों को अलग करने का मिशन शुरू हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के पहले प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने इन प्रयासों को धार दे दी जब शुद्ध हिंदी के पाठ लिखवाने की योजना शुरू की उन्होंने। 1798 में 1798 में उसने कहा कि हिंदू लोग स्वाभाविक रूप से हिंदुवी की ओर झुकेंगे और मुसलमान नेचुरली ही अरबी फारसी का समर्थन करेंगे। इसके लिए उनके सारे तर्क अजीब किस्म के बनावटी थे, लेकिन ये बात तो झूठ नहीं साबित हुई। ये बात सच साबित हुई क्योंकि कोशिश इसी की थी, विभाजन करने की, भेद करने की। जबकि मज़ेदार है कि खुद इन विदेशियों को ही ये स्पष्ट नहीं था कि हिंदी से उनका मतलब क्या है, क्योंकि ऐसी तमाम भाषाएं थी उस समय भारत में जिन्हें उस वक्त हिंदी कहा जा सकता था। मज़ेदार ये भी है कि हिंदी की पहली कहानी कही जाने वाली रानी केतकी की कहानी 1803 में इंशा अल्लाह खान ने लिखी, जिन्हें हिंदी गद्य के, हिंदी में प्रोज के आरंभिक निर्माताओं में गिना जाता है। अपनी इस कहानी की शुरुआत में ही वो कहते हैं, ये वो कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और किसी बोली का न मेल है न पुट, यानी स्पष्ट है कि शुद्ध हिंदी बिना किसी और भाषा के मेल या पुट वाली शुद्ध हिंदी में टेक्स्ट का निर्माण करना एक सरकारी प्लानिंग थी। पढ़ सकें तो देखिएगा कि शुद्ध हिंदी रखने के चक्कर में भाषा कितनी कमज़ोर और नाकाफ़ी हो गई है, वोकैबुलरी कितनी सीमित और अभिव्यक्ति कितनी रेपिटेटिव हो गई है। एक और मज़ेदार बात, 1925 में ये कहानी नागरी प्रचारिणी ग्रंथमाला के तहत फिर से प्रकाशित हुई और इसका संपादन किया श्याम सुंदर दास ने। असल में अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदी और हिंदू अस्मिता का खेल रचाया, जैसे दोनों एक ही हों, और यही लीक बाद में चलकर राष्ट्रवादियों ने पकड़ी और हिंदी के आरंभिक साहित्य के इतिहासकारों ने भी। हिंदी और हिंदू अस्मिता का अद्वैत इस तरह हमारी मिट्टी में बस गया। हिंदी हिंदू की बन गई और उर्दू मुसलमान की। ये जो हिंदी बनी, इसे बनने के कई चरणों से गुजरना पड़ा। प्रेमचंद और गांधी की हिंदी तक यह हिंदी असल में हिंदुस्तानी ही रही।
आपको जानकर शायद हैरानी हो कि प्रेमचंद जो हिंदी के लेखक कहे जाते हैं, उन्होंने कहानियों की पहली किताब उर्दू में लिखी थी। नाम था सोज़े वतन। अंग्रेजों ने इस किताब को राजद्रोह के इल्जाम के साथ प्रतिबंधित कर दिया। कलेक्टर ने इसकी सारी कॉपीज जलवा दी। सबसे ज्यादा जिस कहानी पर आपत्ति थी वो इस संग्रह की कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन तलाशता हुआ एक मुसलमान मुसाफिर एक मरते हुए राजपूत देशभक्त के करीब पहुंचता है और कहानी के अंत में इस नतीजे पर जाता है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। पढ़िएगा ये कहानी तलाश कर, आप समझ जाएंगे कि आज वह वक्त फिर लौट आया है कि ऐसी कहानी को बैन कर दिया जाए। प्रेमचंद, जिन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था नवाब राय के नाम से और सरकारी नौकरी में होते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, ये राजद्रोह नहीं था तो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना। उर्दू तो छूटी, लेकिन प्रेमचंद बनकर जब वो लिखने लगे तो हिंदुस्तानी आखिरी लम्हे तक उनसे न छूटी। एक हिंदी है अमीर खुसरो की, एक नज़ीर अकबराबादी की, जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की। एक है प्रेमचंद की हिंदुस्तानी, एक हिंदी है इंशाअल्लाह खां की, बहुत सीमित वोकैबुलरी वाली घुटनों चलती हुई हिंदी। एक हिंदी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ब्रज मिश्रित। एक हिंदी है कलकतिया हिंदी तो एक बम्बैया है। एक हिंदी है हैदराबाद की मिठास वाली वली दक्कनी की तो एक हिंदी है बुंदेली। एक हिंदी है सुभद्रा कुमारी चौहान की तो एक हिंदी है महादेवी वर्मा की। ये हिंदी बुंदेली है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है। एक हिंदी है जयशंकर प्रसाद की, क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ तो एक है दुष्यंत कुमार की, जब वो लिखते हैं एक जंगल है तेरी आँखों में जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। या जब दुष्यंत कुमार लिखते हैं मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, तो एकदम से याद आता है कि आज जब हम देश के मुद्दों पर आओ, बार बार ये कहते हैं कि देश के मुद्दों की बात करो, तो कैसे कुछ लोग समझ लेते हैं कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, हम किसी एक व्यक्ति की आलोचना करना चाहते हैं। ये सारे रूप हिंदी के ही रूप हैं। संस्कृत से, विदेशी शब्दों से, क्षेत्रीय रूपों से हिंदी ने प्राण पाए हैं। आप शब्दों को उसमें से नोचने, बाहर निकालने और फेंकने लगेंगे तो ये भाषा मर जाएगी। ये वो गालिब के यहाँ यूं ही चली आती है चुपचाप। लिखते हैं एक जगह गालिब, है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। इसमें बोरिया क्या है? वही बोरी जो आज भी गांवों में किसी के आने पर बिछा दी जाती है बैठने के लिए। उनके आने की खबर मिली तो चिंता हुई कि आज तो घर में बोरी भी नहीं है। इसी बोरी से पूरब की बोली में शायद शब्द बना है बोरिया। तो उर्दू के महान शायर, फारसी के उस्ताद गालिब का काम भी नहीं चला पूरब की इस खाँटी बोली के बिना। ऐसे ही बना हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, और ऐसे ही बनी हमारी भाषा हिंदी, हिंदुस्तानी। अब ये जो नए अंग्रेज आए हैं ना, इनसे हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी का यही मिला जुला रूप बर्दाश्त नहीं होता। दूध से शक्कर को अलग करना चाहते हैं ये। मूर्खों की एक सेना भी मिल गई है इन्हें सोशल मीडिया पर, तो जो व्हाट्सएप पर आता है सब सियार की तरह उसी को हुआ हुआ करने लगते हैं। इसीलिए ये बताना बार बार ज़रूरी हो जाता है कि सच क्या है। हम अपना काम करते रहेंगे, सच्चाई बताते रहेंगे, आप इसे दूर तक फैलाएंगे तो झूठ का मुकाबला हो पाएगा। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मेरे साथ TCH पर फेमिनिज्म वाला F।